Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Jinnah Commerce Academy. I am Professor Shuaib Mirza, currently working at a graduate level of college. तो एज़ यू नो हमने इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट की हुई है। तो अब मैं चाह रहा था कि आपके साथ सीएसएस के जो पास्ट पेपर्स हैं उसकी कुछ टर्म्स जो है आपके साथ मैं क्लैरिफाई कर दूं, ताकि जो हमारी तैयारी के दौरान कोई भी रह जाती है या उसको हमने जो थ्योरेटिकली सब्जेक्ट को कवर किया है, उसमें कितने एमसीक्यू जो हैं आपके आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एज़ यू नो 200 मार्क्स का एक सीएसएस का सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, हम वो भी करेंगे। फिर पीएमएस की तरफ आए तो यहाँ पे कॉमर्स आ जाती है। ठीक है, ये भी 200 की है, इसके भी हम पेपर करेंगे। और एक और सब्जेक्ट भी आता है, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे बीएमएस में। कहता है डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है इसका फादर कौन है। तो ये आपका लॉकस पैक्योली है। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर हमने देखा, इसकी थ्योरी जो है और है। हेनरी फ्यूल के हमने 14 प्रिंसिपल भी देख ली है। फिर कहता है कि फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड सोर्स एंड एप्लीकेशन स्टेटमेंट, ये दोनों वर्ड जो है ये सिनोनिम है। ठीक है, एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबल होते हैं। फिर कहता है डेप्रिसिएशन इन स्पिरिट इज सिमिलर टू, ये आपका अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर हम डेप्रिसिएशन करते हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज की वैल्यू में कमी आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम या उसको यूज़ करने से, वो डिप्लीशन कहलाती है। इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आ रही होती है दैट इज़ कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। और फिर डिप्रेशन तो नहीं होता, डेप्रिसिएशन इसे लिखना चाहिए था। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि आपकी जो टेंजिबल एसेट्स है ना, लैंड फिक्स, आपकी लैंड तो खैर एक ऐसा एसेट है जो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होता। ये भी बीपीएससी में एमसीक्यू पहले रिपीट हो चुका है। आपकी बिल्डिंग प्लांट इक्विपमेंट ये सारे के सारे, इनकी वैल्यू में जो कमी आती है डेप्रिसिएशन कहलाती है। फिर हमने बात की थी कि बैलेंस शीट जो है इज़ प्रिपेयर्ड एज ऑन स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक डेट को हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जबकि जो इनकम स्टेटमेंट है वो फॉर द ईयर एंडेड होती है। ठीक है, अब बैलेंस शीट के हमने दो नाम और भी पढ़े थे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, या कि इसको बोलते हैं आप स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो इसके अंदर जो भी एसेट्स होते हैं आपके रियल एसेट्स आ रहे होते हैं बैलेंस शीट में, हमने ये भी बात की थी अपने लेक्चर्स में। फिर कहता है इन इंश्योरेंस द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। इंश्योरेंस यू नो एक सर्विस सेक्टर है, तो इसमें बता रहा है कि कंसोलिडेट फॉर सेपरेट फॉर आपका बनाएंगे फायर मैरीन एक्सीडेंट वगैरह ये केसेस जो होते हैं अलग। पार्टनर्स इन पाकिस्तान कैन टुडे बी फिक्स्ड। मैक्सिमम जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें 20 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। जबकि बैंकिंग सेक्टर में जो है वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपके जो है वो 10 होते हैं। फिर कहता है कि फ्लेक्सिबल बजट, वैसा बजट होता है फ्लेक्सिबल कि अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वो स्टैंडर्ड जो एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के साथ मेजर करता है उसी वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, कहता है कि फ्लेक्सिबल बजट इज़ अ बजट विद द फॉलोइंग फीचर चेंजेस विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। फिर ब्रेक इवन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने बड़ी दफ़ा इसको देखा है कि आप फिक्स्ड कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन करते हैं। ठीक है, ये आपका ये सी एस रेशियो के थ्रू भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसने लिखा है 1 - वेरिएबल कास्ट और टोटल रेवेन्यू। फिर आपकी क्विक रेशियो जो है वो कैसे कंप्यूट करते हैं, ये करंट रेशियो और क्विक रेशियो की बात आती है यहाँ पे। जो करंट रेशियो है वो तो हम करते हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो जो क्विक रेशियो है ये हम करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को डिडक्ट कर देते हैं। तो क्विक रेशियो कैन बी कंप्यूटेड एज अंडर क्विक एसेट माइनस करंट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज होना चाहिए था। ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, बी भी नहीं है। सी करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट नहीं, ये गलत है बिल्कुल। या ये इसका ऑप्शन होना चाहिए था कि क्विक एसेट्स
डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, क्विक एसेट का मतलब यही हो जाता है आपका कि करंट एसेट में आप इन्वेंट्री को डिडक्ट कर रहे होते हैं। इन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट विल बी एट द एंड ऑफ द लाइफ कितनी होगी? In straight line method of depreciation, the written down value of a fixed asset will be at the end of the life of the asset। ये मेरा ख्याल है आप जो फार्मूला लगाते हो कॉस्ट माइनस आपकी जो रिजिडुअल वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय लाइफ, तो एट द एंड पे जो है वो इसकी रिजिडुअल लाइफ बच जाती है, जो रिजिडुअल वैल्यू होती है। ठीक है, 10,000 हो 20,000 हो। ये स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि इसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हमेशा फिक्स रहती है, हर साल चेंज नहीं होती। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब रिटन डाउन यहाँ पे बात करना चाह रहा है को रिजिडुअल को एक्सक्लूड करें तो फिर ज़ीरो रह जाएगी। फिर कहता है 11 पर सेल्स बजट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो आप सेल्स की जो बजट प्रिपेयर करें जब भी आपने अपनी फोरकास्ट देखनी है मार्केट की, ठीक है, उसके मुताबिक तैयार करना है। 12 है कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ अ अनलिस्टेड होल्डिंग कंपनी इज एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये एक रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी अकाउंट ये है कि अगर एक कंपनी है पेरेंट कंपनी, उसने कोई छोटी मोटी किसी और कंपनी को अक्वायर कर लिया, ये एक्विजिशन का केस है। इन द उसने अपनी बैलेंस शीट में क्या करना है, अगर वो अनलिस्टेड है होल्डिंग कंपनी जिसने अक्वायर किया, अनलिस्टेड का मतलब ये है अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए ये कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर आपका रिटेन्ड अर्निंग जो है ये क्या होता है, अकामुलेटेड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 13 प्रॉफिट फॉर द ईयर भी। मैं एक मिनट ऑप्शंस को एनालाइज कर लूँ। क्वेश्चन 13 है, इसके और उसने ऑप्शन दिए ही नहीं है। ठीक है, इसका मज़ीद हम देख लेते हैं। तो अगर हम ये रिटेन अर्निंग का देखें, रिटेन अर्निंग आर आल्सो नोन एज अर्न प्लस रिटेन कैपिटल, अकामुलेटेड अर्निंग, अकामुलेशन, रिटेन इनकम, ग्रोथ, रिटेन प्रॉफिट। ये जनाब आपका रिटेन अर्निंग के अदर नेम्स हैं। अब हम अगर 14 की तरफ आए, कहता था रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट फॉर अ बैंकिंग कंपनी इन पाकिस्तान। तो बैंकिंग कंपनीज का जो आर्डिनेंस है याद रखिए 1962 है, जबकि कंपनीज आर्डिनेंस जो है ये 2017 होगा। अगर अब ये एमसीक्यू आता है तो आपका आंसर ए जो है वो ठीक होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान होकर कंफ्यूज होकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रॉड होकर ऑप्शन क्लिक करते हैं। ठीक है, डेफर्ड टैक्सेशन ये क्या होती है, इज़ पार्ट ऑफ इक्विटी। मैं आपको बताता हूँ ये फिक्स्ड एसेट में भी आ सकता है, करंट और लाइबिलिटीज़ में भी आ सकता है। यहाँ पर ये डेफर्ड टैक्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा है। कैन बी ट्रीटेड एज इक्विटीज़ आर लाइबिलिटीज़ व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, इक्विटी क्लासिफिकेशन typically result from the company using accelerated depreciation for tax purpose but not for financial reporting purpose के लिए ये कर रही होती है। मज़ीद में आपके लिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखते हैं। कहता है deferred taxation is a part of financial accounting and reporting. It refers to the accounting treatment of income tax that are payable in the future period. When a company recognizes revenue or expense in its financial statement, it may also need to account for the associated income taxes के लिए। तो deferred tax arise क्यों होते हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से होते हैं। कभी आपके ये एसेट बन जाते हैं, कभी आपकी ये लाइबिलिटी बन जाते हैं। ठीक है, बिकॉज द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पज मे डिफर फ्रॉम द टाइमिंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज। आपकी टाइमिंग जो है रिकॉर्डिंग की अलग हो और ठीक है और टैक्स अथॉरिटीज़ की अलग हो, जिसकी वजह से क्या है कि आपका टेम्प्रेरी डिफरेंस आ जाता है जो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे शो कराते हैं। फिर कहता है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड व्हेन टैक्सेबल इनकम इज़ रिकॉग्नाइज लेटर फॉर टैक्स पर्पज। याद रखिएगा कब लाइबिलिटीज़ होती है,
जब आप टैक्सेबल इनकम जो है उसको लेट बाद में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बरक्स डेफर्ड टैक्स एसेट कब रिकॉर्ड होते हैं, जब टैक्सेबल इनकम आप इसको अर्लियर रिपोर्ट कर लें फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। तो ये आपने पैराग्राफ अपने माइंड में रखना है डेफर्ड टैक्स के लिए कि जब अर्लियर का वर्ड आ जाए या लेटर का, तो आपने पहचान लेने का भी ये लाइबिलिटी होगी या एसेट होगा। इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये कौन से फॉलो करती है? जी ठीक हो गया, मैंने कंफर्म करने के लिए और वेबसाइट्स का सहारा लिया है। तो बोथ ऑफ द आंसर इज सेम, नॉन ऑफ दिस। ठीक है ना, ओपन ना ही क्लोज। कहता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है, लिमिटेड कंपनी के लिए एवरी limited company in Pakistan is required by law to include the following along financial report। तो चेयरमैन का जो रिव्यूज़ हैं वो उसने लाजमी ऐड कर देते हैं। कैश बजट जो है ये किसको एक्सक्लूड करता है, तो ऐसी चीज़ें आपको फ़ौरन पता चल जाएंगी कि जो नॉन कैश आइटम है उनको एक्सक्लूड करेगा। तो यहाँ पे कैश आइटम तो इंक्लूड होंगे, परचेज ऑन क्रेडिट आइटम तो ये भी एक्सक्लूड ही होने चाहिए। ठीक है। NGOs are legally required to prepare accounts in a prescribed manner under the laws। तो NGOs जो हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका एक्ट 1925 का रहता है पाकिस्तान में। ये अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अच्छा, फिर 2001 का कहते हैं कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को बोलते हैं। हमने बड़ी डिटेल में अपने लेक्चर्स में शेयर किया था। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसको बोलते हैं। किंग बुक ऑफ अकाउंट जो है वो हम लेजर को बोलते हैं। ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट प्रीपेड एक्सपेंस हम हमेशा अपने एसेट में शो करवाते हैं। ये एडजस्टिंग एंट्रीज हमने की हैं। अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस को हम अक्रूवल एक्सपेंस बोलते हैं और ये लाइबिलिटी में शो होते हैं। अमाउंट कैश और अदर एसेट रिमूव्ड फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर, तो ये हमेशा ड्राइंग में आएंगे। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन जो है आपकी, ये क्या होता है, एक्स डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन अमाउंट आपकी जो है ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वैसे आपकी ना तो रिसीट है ना पेमेंट है और नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकता है। ये स्टेक होल्डर होते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन रखते हैं। द बिजनेस फर्म इन विच द ओनर इज़ पर्सनली लाइबल कौन होता है, तो ये पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप है। इसमें पार्टनरशिप भी आ सकती है अगर वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है तो। द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट बाय द ओनर, जो अपने पर्सनल एसेट लगाता है तो जाहिर सी बात है एक तो आपके एसेट बढ़ेंगे, सेकेंडली आपकी इक्विटी भी इंक्रीज होगी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी सोल फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे रिटेलर नहीं है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जब भी बात आई तो वो एसेट को शो करेगी। आपका बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट इन द फ्यूचर। ठीक है। फिर आता है एन ओनर इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड इनटू बिजनेस। लैंड जब इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में तो एक तो वो लैंड एज अ एसेट इंक्रीज होगी, सेकंड आपकी ओनर इक्विटी भी इंक्रीज होगी। इसने कहा है कि ऑप्शन डी पे डिक्रीज एसेट, तो ये कभी भी नहीं होगा। कैश परचेज ऑफ सप्लाईज, अगर आप सप्लाईज आपके एसेट्स हैं, ये क्या होगा, आपके एसेट इंक्रीज होगा। ठीक है, और कैश में कमी होगी तो टोटल एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने का आपने खरीदे हैं इतनी ही आपने कैश भी तो देनी है। अगर आपने 50,000 की सप्लाईज खरीदी है तो एज अ एसेट 50,000 का शो होगा और कैश में 50,000 की कमी हो जाएगी। एंड ओनर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इनटू बिजनेस, अगर वो कैश बिजनेस में लाता है तो आपके एसेट इंक्रीज होंगे और आपकी इक्विटी इंक्रीज होगी। इसमें डिक्रीज लिखा है इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। द पेमेंट ऑफ रेंट ईच मंथ फॉर ऑफिस स्पेस, ये क्या है आपका, द पेमेंट ऑफ रेंट, आप रेंट देंगे तो रेंट आपकी कैश की फॉर्म में है ना, तो ये आपकी टोटल एसेट्स को क्या करेगा, कम करेगा। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और रूल है कि जब भी एसेट इंक्रीज हो तो वो इक्विटी भी इंक्रीज होती है। जब एसेट डिक्रीज हो, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब भी कोई आप एक्सपेंस करेंगे
ऑनर इक्विटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका एक तो एसेट कम होगा, दूसरा इक्विटी भी कम होगी। ठीक है। और सेकेंडली अगर आपको कोई रेवेन्यू होती है तो आपके एसेट भी इंक्रीज होंगे और आपकी इक्विटी भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे पेमेंट ऑफ रेंट की है उसने, तो ये टोटल एसेट भी कम होंगे। आप अगर कैश की फॉर्म में रेंट अदा किया है तो रेंट जो कैश का बैलेंस है वो कम होगा और ऑनर इक्विटी भी कम होगी। ठीक है। अब 15 की बात करते हैं। रियल अकाउंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमने कहा है कि जो कि परमानेंट अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, जो कि आपकी बैलेंस शीट के हेड्स हैं। ठीक है। एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी। अगर यहाँ पे लाइबिलिटी एंड इक्विटी होता तो वो भी आपके रियल अकाउंट होने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजली हैव अ डेबिट बैलेंस? तो ये हमने हेड्स ऑफ अकाउंट कराए हैं, जिसमें बताया था कि एसेट और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। यूजली उनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, जबकि आपकी कैपिटल, रेवेन्यू और आपके जो है इक्विटी, ठीक है, लाइबिलिटीज़ जो हैं, सॉरी, उनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। क्विक एसेट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्विक एसेट में आप लोग जानते हैं कि इन्वेंट्री शामिल नहीं होती, तो कैश और अकाउंट रिसीवेबल दोनों शामिल हैं। नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? आपकी नेट इनकम हो और उसमें अगर ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग इनकम, तो इसने तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको वाज़ह कर दूं कि ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसमें ऐड करें तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम बनती है। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो आपका जो है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये मैं आपको साबित कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सिंपल सी बात कर रहा है कि आपका जो नेट प्रॉफिट आता है वो कैसे आता है? जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो जब आप इसको ऐड बैक कर देंगे नेट इनकम में, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बैक रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पाकिस्तान, वही बात आ गई। ठीक है। बैलेंस शीट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड एक स्पेसिफिक डेट पे। देखो एमसीक्यू इसमें 3 रिपीट हुए हैं। ठीक है। अब ये 2002 की देखें तो ये पहला एमसीक्यू फिर रिपीट हो चुका है, पार्टनरशिप एक्ट वाला। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट इज गवर्न इन पाकिस्तान अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017, ये भी रिपीटेड है। डेप्रिसिएशन जो है ये किसके ऊपर बेस कर रही होती है? इकोनॉमिक लाइफ एसेट की। इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने बड़ी डिटेल में फार्मूला इसका शेयर किया है, ठीक है, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। ये CGS ओवर एवरेज इन्वेंट्री भी हमने बोला था। फिर नंबर ऑफ डेज में हमने कन्वर्ट किया है। डिफरेंस बिटवीन वर्क, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड बैलेंस शीट में तो डिफरेंस है। वर्कशीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम्बिनेशन है, ये ठीक है, बैलेंस शीट है। डेफर्ड रेवेन्यू जो है आपकी क्या होती है? डेफर्ड रेवेन्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे बताता है आपको कि डेफर्ड रेवेन्यू जो है वो आपकी लाइबिलिटी होती है फॉर अ कंपनी बैलेंस शीट। क्यों होती है? इट्स अ लाइबिलिटी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट यू हैव नॉट डिलीवर्ड। आपने एडवांस पेमेंट रिसीव कर ली है, ये डेफर्ड रेवेन्यू जो है हमने इसको बड़ा डिटेल में डिस्टिंग एंट्रीज के साथ डिस्कस किया था। ठीक हो गया जी। फिर आपका प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द फर्म जो है वो ज़ाहिर सी बात है, फर्म की जिक्र है तो ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के थ्रू ही होता है। 8वें पे देखें, डेफर्ड टैक्सेशन मस्ट बी ट्रीटेड एज, तो हमने अभी बात कर ली है कि ये दोनों साइड पे हो सकती है। एन आइटम इन द बैलेंस शीट, एसेट साइड पे भी हो सकती है आपकी, ठीक है, लाइबिलिटी साइड पे भी हो सकती है। ठीक हो गई। अभी यही इसी लेक्चर में मैंने आपको बड़ा डिटेल से समझाया है गूगल की मदद से, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ROE, आप रिटर्न ओवर इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका एक फार्मूला है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप रिटर्न ओवर एसिड हो या रिटर्न ओवर इक्विटी हो, आपने रिटर्न्स को ऊपर लिखना है, नेट इनकम जो कि आपकी सेल्स है, डिवाइड कर देना है। अगर इक्विटी है तो इक्विटी से, अगर एसेट्स हैं तो एसेट से डिवाइड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसने क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट नहीं होता, नेट इनकम, सॉरी मैंने सेल्स का वर्ड मेरे मुंह से निकल गया। नेट प्रॉफिट या नेट इनकम सेम चीज़ होती है, डिवाइडेड बाय आपका जो है वो इक्विटी करेंगे आप, ठीक है। पेड अप कैपिटल ऑन लिया, इसने इक्विटी लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो है ये आपका करंट लाइबिलिटी होती है। फिक्स कास्ट जो है नेवर चेंज एज द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज डबल, लेकिन याद रखिएगा इसने फिक्स्ड कास्ट का बोला है, ठीक है। एक और स्टेप कास्ट भी आती है, ये एक ऐसा होता है मरहला, अगर एक स्पेसिफिक रेंज तक जो है वो तो आपकी फिक्स कास्ट सेम रहती है, लेकिन अगर आप उस कैपेसिटी से इंक्रीज़ करेंगे तो वो आपकी स्टेप कास्ट बन जाएगी। डिफाइन स्टेप कास्ट, तो आप देखेंगे कि स्टेप कास्ट आर एक्सपेंस दैट आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी, जिसको फिक्स्ड कास्ट कहते हैं, बट इंक्रीज या डिक्रीज एज आ थ्रेश होल्ड इज क्रॉस्ड, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे। तो फिर मजीद कहता है स्टेप कास्ट आर एक्सपेंसेस दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन एक्टिविटी लेवल बट इंक्रीज और डिक्रीज वंस आ थ्रेश होल्ड इज कास्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड स्टेयर स्टेप कास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेयर्स, फिर कहता है कन्वर्जन कास्ट, हमने बोला है प्राइम कास्ट क्या होती है, हमने कहा था कि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, और कन्वर्जन कास्ट जो है आपकी लेबर और आपका जो एफ ओ एच है ओवरहेड, ये उसका सम अप होती है। फिर आपके पास आता है प्रोसेस कास्टिंग जो है ये रेलिवेंट होती है, अभी अभी हमने पढ़ी है, ये सीमेंट इंडस्ट्री या पे एक थ्रू आउट सेम चीज़ कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको बोलते हैं, ईबीआईटी को बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, वगैरह को करने के बाद। अब गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा होता है, इट एनेबल मैनेजमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रैशनलाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर के हवाले से। 16 की हम बात करें तो वेरिफिकेशन, ये ऑडिट से उठाया गया है, ठीक है। वेरिफिकेशन इंक्लूड्स, इसमें देख लेते हैं व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन वेरिफिकेशन ड्यूरिंग ऑडिट। तो वेरिफिकेशन क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ट्रुथ ऑफ समथिंग, इट कैन इंक्लूड, आप इसमें वेरिफिकेशन में मज़ीद हम अगर देखें, डॉक्यूमेंट एज इट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द एग्जिस्टेंस, आप देखते हैं किसी चीज़ की कि यार वाकई ये एग्जिस्ट करता है, ऑनरशिप, टाइटल, पोजेशन ऑफ एसेट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये हम ऑडिट में आपको मैंने बड़ी डिटेल से चीज़ें डिस्कस की हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसने जो ऑप्शन दिए हैं दोनों के दोनों ही करेक्ट नहीं है, चेकिंग वाउचर एग्जामिनिंग। स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैंपल मीन्स रैंडमली, अगर आप चेक करें तो ये ऑडिट की कुछ टेक्निक्स हैं, प्रोबेबिलिटी हमने इसको देखी है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल जो है ये इस सिनोनिम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट भी ये बताता है, इसका चेक कर लेते हैं। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल का जो सिनोनिम है ये तो मेरा ख्याल है इसने किसी और लैंग्वेज में हमें बताया है, ये एमसीक्यू है हमारा सेम। सिनोनिम फॉर इंटरनल कंट्रोल आपका जो है ये, तो आपका जो इंटरनल कंट्रोल है इस कहता है विद इन बिजनेस एंटिटीज आर आल्सो रेफर्ड एज ऑपरेशनल कंट्रोल्स, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो चैट जीपीटी है इसने तो कुछ और आंसर दिए हैं इंटरनल कंट्रोल का, रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन हम हमारे लिए जो सूटेबल है वो ऑपरेशनल कंट्रोल ही है, ठीक है। फिर कहता है ऑडिट ऑफ द बैंक इज जनरली कंडक्टेड, आप ये कंटिन्यूस ऑडिट होता है, इसका रूटीन चेकिंग के थ्रू करते हैं। एंड ऑडिटर इज लाइबल फॉर हिज एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, एंड ऑडिटर इज लाइबल फॉर हिज एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स टू होना चाहिए था, किसको ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये शेयर होल्डर्स को होता है।
फिर आपके पास आ जाते हैं 2003 के, तो इसमें कहता है कि एसिड टेस्ट रेशियो जो है आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही थी। तो लिक्विड एसिड में मैंने ये भी बताया था कि इन्वेंट्रीज जो हैं वो इंक्लूड नहीं होती। डिवाइड आप इससे करते हैं, आप करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड कर रहे होते हैं। डेफर्ड कास्ट क्या होती है आपकी? डेफर्ड कास्ट, डेफर्ड रेवेन्यू जो है वो आपकी लायबिलिटी होती है, और डेफर्ड कास्ट आपकी एसेट होती है। डेफर्ड कास्ट इज अ एसेट, एक्सप्लेन इट। तो ये जनाब आपके सामने इसकी डिटेल रख रहा है कि डेफर्ड कास्ट जो है ये आपका एसेट होती है, ठीक है। डेफर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसा कि आपने एडवांस में किसी को अदा कर दिए, जिसको प्रीपेड बोलते हैं, ठीक है। फिर कहता है वर्कशीट जो है ये कम्बिनेशन होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का। अभी हम आई कॉम को पढ़ाते हैं ना, ये वर्कशीट का एक चैप्टर आता है, तो इसमें तमाम का तमाम जो है एलिमेंट इसमें लिखे होते हैं। बैंक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस 62 का है। ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट का फार्मूला यही है कि नेट प्रॉफिट आप डिवाइड करो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 करो। मेजरेबल वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जब भी अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की बात आए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ मैनेजमेंट, क्या है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन? बजट कहलाता है, ये बजटिंग से एमसीक्यू आया हुआ है। हाँ, कॉस्ट सेंटर क्या है? अभी हम पढ़ के आए हैं कि एनी लोकेशन या डिपार्टमेंट वेयर कॉस्ट इंकर्स इन कंसिडरिंग अ स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर कौन सा होता है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम देखते हैं सिचुएशन दैट विल एनेबल अ कंपनी टू मेक यूज़ ऑफ करंटली आइडल कैपेसिटी। तो कौन सी कास्ट आपकी इरेलीवेंट होगी? डेप्रिसिएशन, वो होनी तो होनी ही है, ठीक है। आप करें ना करें, जबकि मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल आपका रेलिवेंट कास्ट होती है। कहता है एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 400 यूनिट सोल्ड, वेरिएबल कास्ट इतनी है, फिक्स कास्ट इतनी है, तो 101 यूनिट पे जाएंगे तो कितनी आपकी कास्ट आएगी? ठीक है, आप पहले अगर आप देखें ब्रेक इवन आपका अगर 400 यूनिट्स हैं, आपने फार्मूला क्या रखना है कि आपका जो है, क्या नाम है इसका, फिक्स कास्ट आपकी आ रही है यहाँ पर 200, डिवाइडेड बाय कर दो आप वेरिएबल कास्ट। सेल प्राइस इसने नहीं बताई, इसने जस्ट कास्ट पूछा है। आप 200 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.5। तो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे आपका जो है वो कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, तो ये 0.5 ही आएगा, ठीक है। इनकम टैक्स जो है ये किसके ऊपर आप लगाते हैं? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर नहीं होती, प्रिजम्पटिव इनकम होती है। प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में अगर हम देखें, एग्रीकल्चरल इनकम से तो आप वाकफ़ हैं। प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूटेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट इज़ द फाइनल इनकम एंड नो फर्दर डिडक्शन फॉर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए है। तो यहाँ पे मज़ीद हम देख लेते हैं, रुक जाओ भाई। Presumptive income is a taxation concept where a tax authorities presume a certain level of income of a taxpayer based on a predetermined percentage of their gross receipts या फिर टर्नओवर की बेसिस पर ये अपने पास से अज्यूम कर लेते हैं, राइट। अच्छा, कहता है if a firm has paid super tax, its partner may follow any one of the following behavior. Pay tax as required under the tax. तो सुपर टैक्स क्या होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। डिफाइन सुपर टैक्स। सुपर टैक्स कहता है सुपर टैक्स इज अ वेरी हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स और कंपनी टैक्स पेड बाय पीपल और कंपनीज विद इन अ हाई लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट। इट इज़ अ टैक्स इन एडिशन टू द नॉर्मल टैक्स, ठीक है। सच एज वन ऑन इनकम अबव सर्टेन अमाउंट, जो आप एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं वो आपका क्या है? सुपर टैक्स कहलाता है। रेजिडेंट मल्टीनेशनल कंपनी नीड नॉट, अब ये देखो ये सारे इनकम टैक्स के क्वेश्चन है, अगर आपने ये अच्छे तरीके से टैक्स तैयार किया है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने लगा। इनकम टैक्स रेट्स आर द सेम फॉर बैंकिंग कंपनीज के, तकरीबन सेम है, ठीक है। सुपर टैक्स ऑन कंपनी
नॉट पाकिस्तान में जो है ये कहते हैं कि नॉट वोग इन पाकिस्तान। करंट रेशो आप जानते हैं, करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लोन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इन पीरियड लेस देन 1 ईयर। पार्टनरशिप पाकिस्तान में जो है वो मैक्सिमम 20 होते हैं, और पार्टनर्स जो मेजर होता है और माइनर, अगर वो 18 साल से कम है तो माइनर, अगर 18 साल से ज़्यादा है तो मेजर कहलाएगा। Combination can be best described as amalgamation of two different types of business. ये horizontal भी हो सकता है, vertical भी हो सकता है। Sources of funds can be increased by। अब sources of funds का मतलब है आपके पास पैसा जो आ रहा है, कैसे इंक्रीज होगा? डिक्रीजिंग सेलिंग प्राइस? नहीं। इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर? दोनों तरीकों से नहीं होगा। आप अगर सेल ज़्यादा हो आपकी तो आपका फ़ायदा है। 2004 का अगर हम पेपर देखें, द नीड फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ क्लियर एंड सिस्टमेटिक मैनर हैज़ गिवन राइज टू, जिसकी वजह से आपकी बुक कीपिंग आती है। इफ़ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट केप्ट इन द बिजनेस अकाउंट, तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू असर्टन करते हैं, और वो कहता है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी असर्टन, लेकिन कुछ ना कुछ अंदाज़ा आप लगा लेते हैं। द स्टेजेस अंडर विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, तो ये जर्नल की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है? ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लेना है, द स्टेज अंडर विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, तो ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस आएगा। बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न विद, किसके साथ ये कंसर्न कर रही है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक हो गया। फिफ्थ है द टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, जो है ये दोनों ही अलग होते हैं। एक्सपेंस जो है ये आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, जबकि एक्सपेंडिचर जो है ये आपका कैपिटलाइज होता है। एक्सपेंस वर्सेस एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस जो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ समथिंग ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। ठीक है, आपने कोई चीज़ लाई है, उसकी कितनी कास्ट है। जबकि एक्सपेंडिचर जो है इट रिप्रेजेंट्स द पेमेंट मेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, कितनी आपने पेमेंट की है, कुछ भी हो सकती है। वाइल एक्सपेंस इज आउटगोइंग पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर इज आउटगोइंग पेमेंट दैट हैज़ बीन मेड। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, याद रखिएगा, जैसा कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का कंसेप्ट है। अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, अगर हम इसको देखें तो ये भी देखें, अकाउंटिंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जबकि अकाउंटेंसी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट हेल्प इन मेजरिंग, प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, स्टेटमेंट। तो ये बता रहा है कि इट्स अ ब्रॉडर टर्म, जिसमें आपकी ऑडिट भी आ सकती है, टैक्सेस भी, फाइनेंशियल, ठीक है, सारी की सारी आपकी आ जाएंगी, जबकि अकाउंटिंग जस्ट अपनी एक छोटी सी इसकी फील्ड है। फिर कहता है कि व्हेन, छठे नंबर पे, व्हेन गुड्स आर गिवन अवे एज अ चैरिटी फ्री सैंपल, तो परचेज अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। हमने बताया था कि 5-6 सिचुएशंस में जब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, जब आप फ्री सैंपल के तौर पर दें, चैरिटी दें, लास्ट बाय एक्सीडेंट हो, या ऑनर खुद गुड्स को विड्रा करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम परचेज इसको क्रेडिट करते हैं। नंबर 9 पे है द सेल्स ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट। जब आप क्रेडिट पे लिखेंगे तो ये हमने स्पेशल जर्नल्स में बड़ी बात की थी, जनरल जर्नल में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे आप हमारा वो लेक्चर देखें। द डिस्काउंट अकाउंट क्या होता है आपका? डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, किसी बंदे को या बंदी को आपने लेनी या देनी होती है। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट। आप पेमेंट साइड आप देखो कैश बुक की जो है वो कौन सी होती है? क्रेडिट साइड होती है। ये भी पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है। हम अपने जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें तमाम एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। 200 से है तो आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज़ पर बैंक स्टेटमेंट, तो अच्छा, पेमेंट साइड आपकी जो है ना, अगर तो अंडर कास्ट है, पेमेंट साइड का मतलब है कि आपने बैंक को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। अगर तो वो अंडर कास्ट है तो आप मज़ीद 200 क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, will be added बैंक रिकन्सिलिएशन में। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज किसको करते हैं? आप ट्रेडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को कर रहे होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर रहे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा होता है? आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे नीचे वाला होता है। दोज लाइबिलिटीज विच अराइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, तो वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं।
ठीक है। फिर मार्शलिंग द बैलेंस शीट मीन्स क्या है कि ऑर्डर ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज आप किस ऑर्डर से लिख रहे होते हैं। कमीशन अगर आपने एडवांस में रिसीव किया तो इट विल बी योर लाइबिलिटी, योर अनअर्न्ड इनकम। The provision for discount on creditor is often not provided in keeping with the principle of conservation का principle follow करते हुए। Which one of the following is not considered a permanent part of accounting record? तो ट्रायल बैलेंस टीबी को आप नहीं परमानेंट समझते, जस्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आपकी इनको परमानेंट समझ रहे होते हैं। वर्किंग पेपर विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट फॉर हिज कन्वीनियंस, तो वो वर्कशीट कहलाता है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ऑडिट का क्वेश्चन है। एनी एक्सपेंडिचर इंकर टू इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, आप प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी करते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसने आंसर गलत लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट जो है ये कैपिटल एक्सपेंड, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट जो है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है, ये भी इसने गलत लिखा है। ये अभी हम आई का में बड़ा डिटेल से पढ़ाते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जबकि कोई भी ऐसा एक्सपेंस आप करते हैं कि जो एसेट को परचेज करना है और उसको रनिंग पोजीशन में लाना है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंस होगा। द कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट, तो ये कैपिटल रिसीट्स जो हैं आपकी कहाँ पर शो करा रहे होते हैं आप? तो ये जनाब आपके पास आंसर है लाइबिलिटी साइड, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स जो है ये क्या है, आपकी नॉन रिकरिंग रिसीट्स हैं दैट जनरेट बेनिफिट फॉर मैनी ईयर। एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट्स आपकी हो सकती हैं कि आप किसी फिक्स्ड एसेट को सेल करें, कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप शेयर्स वगैरह को सेल करें, आप डिबेंचर्स वगैरह को सेल करें, तो ये आपकी सारी की सारी कैपिटल रिसीट्स होंगी, ठीक है। आप कंफ्यूज होंगे कि ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो ये क्यों लाइबिलिटी साइड पे है, ठीक है। आप परेशान ना होइएगा, आप जस्ट इसको मैनेज कर लें। कैपिटल रिसीट कौन सी होती हैं? आपके जो आपकी रेगुलर इनकम नहीं होती, जो रेगुलर रिसीट नहीं होती, जैसा कि आप बॉन्ड्स शेयर्स वगैरह को सेल करते हैं, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं अगर हम कैश फ्लो के हिसाब से देखें। एरर ड्यू टू रॉन्ग एलोकेशन एज एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू, अगर आप कोई एक्सपेंस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ये सारी हमने एरर्स डिस्कस की हुई हैं। फिर आपके पास 2005 का पेपर आता है, बोर तो नहीं हो रहे आप? अगर बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो रोक कर फ्रेश हो जाएं फिर देख लें। मेरा तो क्योंकि स्टेमिना बना हुआ है पढ़ा पढ़ा कर, हम 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं। द परचेज ऑफ मशीनरी ऑन अकाउंट, आपने उधार खरीदी है तो आपका एक एसेट इंक्रीज होगा मशीनरी वाला, और ठीक है, और आपकी क्या होगी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी कि अकाउंट पेएबल है, ठीक है। फिर कहता है इन जनरल अकाउंट्स इन द इनकम स्टेटमेंट आर शोन, कहाँ पे शो करते हैं आप? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट मैंने बताया था एसेट वाले, ठीक है। इन थर्ड है इन जनरल टर्म फाइनेंशियल एसेट जो है अपीयर इन द बैलेंस शीट एट फेस वैल्यू। फिर यहाँ पे एक फोर्थ एग्जांपल दे रहा है कि कंपनी की मार्केटेबल सिक्योरिटी 80,000 की है और उसने बेची 92,000 की है, तो ये जो 12,000 इसको क्या हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है। और कैश रिसीव कितनी हुई है, 92 हुई, उसमें 12 गेन है। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट एज अ मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मेजर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपने खुद कर लेना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाएगी। सेवन पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर यूजफुल है डिसीजन मेकिंग के लिए लोकल गवर्नमेंट जितने भी बिजनेसेस वगैरह है, ठीक है। बी ऑप्शन है इज एन एंड रेदर देन मीन्स टू एन एंड, ठीक है, ये एक गलत है। एक्सटर्नल यूज़ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है आपके कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल यूजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो इन्वेस्टर जो है वो भी आपका एक्सटर्नल है, लेबर यूनियन भी एक्सटर्नल है, जनरल पब्लिक भी एक्सटर्नल है, जबकि लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है ये आपका इंटरनल है। फिक्स बजट क्या है? अ बजट फॉर सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी जो कि फिक्स रहता है।
हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट क्या है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हमने बड़ी डिटेल में जब चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये भी आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है, हमने इस चैप्टर को भी किया है। एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुड विल रेज शुड बी रिटर्न ऑफ ओल्ड रेशियो से, जो पुराने मेंबर हैं उनमें, ठीक है, ये कन्फ्यूजन डालते हैं। फिर ये शेयर वाला भी हमने करवाए हैं। नेक्स्ट है सेल्स टू मुस्तफ़ा को 10,000 की आपने दी है, लेकिन आपने बुक्स में नहीं लिखी, तो ये एरर कौन सी है, एरर ऑफ ओमिशन है। तो ये दोनों आपके अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, सेल्स के भी मुस्तफ़ा के भी। डेप्रिसिएशन इज़ अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है आपका, एलोकेशन का है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप लिखेंगे, ठीक है। 17 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, या तो आपकी सरप्लस बताते हैं या आपकी डेफिशिएंसी बताते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वर्कशीट, तो वर्कशीट क्या, इट इज़ अ फॉर्म विच एन अकाउंटेंट यूज फॉर हिज ओन एड एंड कन्वीनियंस के लिए। बी है इट असिस्ट इन द ऑर्डिनरी प्रिपरेशन ऑफ द एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड के लिए आता है। 19 है द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को, उसमें तमाम आपके कंटेन ओनली बैलेंस शीट अकाउंट्स, ठीक है। द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, इसमें मेरे ख्याल से दोनों होने चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा। द कास्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू, ये एक्सपेंस की जो है डेफिनेशन है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं जी, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स वाले हैं। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज अनकोलेक्टेड ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं, नोन एज कलेक्शन, नहीं जी। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज अनकोलेक्टेड ऑफ सेल्स, जितने दिन आपको चीज़ें सेल हुई हैं आपको पैसे नहीं मिले, इसको कलेक्शन इंडेक्स नहीं। नो सच वर्ड वर्ड एग्जिस्ट इन अकाउंटिंग, ये भी कहते हैं कि अकाउंटिंग की पूरी हिस्ट्री में ये कलेक्शन इंडेक्स का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट आपने किया, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टाइम इंटरेस्ट अर्न इज अ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर बैंकर, नहीं, ये और बात कर रहा है। बजटेड प्रॉफिट आर ऑलवेज हायर व्हेन पेसिमिस्टिक अप्रोच फॉर प्रिपेयरिंग बजट, ये भी गलत है। वर्कशीट जो है ओनली प्रेजेंट्स बैलेंस शीट, नहीं, इसमें मैंने बताया था कि ये इनकम स्टेटमेंट भी आती है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर, बिल्कुल ठीक है। बैंक्स आर गवर्नड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 84 ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं, हमने कहा है कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 भी फॉलो करते हैं। सस्पेंस अकाउंट इज अ क्लियर अकाउंट विद नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, गलत है, ये हम एक टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं अकाउंट्स को सेटल करने के लिए। Ledgers are prepared vouchers from vouchers much before transactions are recorded in the journal. Ledgers are prepared from vouchers much before transactions are recorded in journal, गलत है भाई। जर्नल के बाद जो है हम लेजर को तैयार कर रहे होते हैं, पहले नहीं करते। फिर प्राइम कास्ट इज कैलकुलेटेड एज, हमने कहा था कि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। प्रोसेस कास्ट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल, जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा होता है। द लेटेस्ट कंप्यूटेशन ऑफ वेरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज़ इन, कौन से है आपका, इसकी अप्रोचेज आप गूगल देख लीजिएगा, मैं चेक कर देता हूँ, इस पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप देख लीजिएगा। कहता है रैंडम सैम्पलिंग इन ऑर्डर मीन्स आप सिलेक्शन थ्रू साइंटिफिक सैंपल अप्रोच, सबको सिलेक्ट करने के इक्वल चांस है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोसेसिंग मशीनरी, को प्रोसेस करने में जो आपका एक्सपेंस आता है इन प्रोक्योरिंग मशीन, ठीक है, एडमिजिबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पस के लिए, ठीक है, ये टैक्सेशन का है। इंक्रीज इन इनकम कॉन्स्टिट्यूट क्या है, इनफ्लो, आपकी इनकम जब इंक्रीज हो रही होती है तो इनफ्लो उसको शो करती है। एम एंड ए स्टैंड्स फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, अच्छा, टैक्स के ना रूल्स चेंज होते रहते हैं, आपने लेटेस्ट देख लेना है, ये मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाता हूँ।
एन एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? कैन बी टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ एंडाउमेंट जो है लाइफ इंश्योरेंस। ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट जो है ये बैंकिंग कंपनी के लिए सेम है। एसिड टेस्ट इज द सेम क्विक टेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एसिड। एसिड कौन से होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। थक मैं भी गया हूँ, ये लास्ट पेपर करते हैं, हिम्मत रखें। अब बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? बैलेंस शीट एक पार्टिकुलर डेट के लिए होती है। द प्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट क्या होती है? ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। एसेट वुड बी ओवरस्टेटेड इफ नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री वाज ओमिटेड, तो ये एक्रूड सैलरीज की वजह से होगा, ठीक है। एक्रूड सैलरीज, आपने सैलरी जो है पे करनी है, अगर इसकी एडजस्टिंग एंट्री आपने ना की तो ओवर होगा। द बुक वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएबल एसेट इज बेस्ट डिफाइंड एज अनडेप्रिसिएटेड कास्ट ऑफ एसेट, इसका आंसर है, ये हमने भी डिस्कस किया हुआ है। City which of the following is not an intangible asset? तो पेटेंट राइट्स भी इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क भी है, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, ये आपका इंटेंजिबल नहीं है। अ कंपनी हैज करंट रेशियो ऑफ 2:1, इसका मतलब है 2:1 का कि करंट एसेट अगर 2 है तो करंट लाइबिलिटीज 1 है। एट द एंड ऑफ द ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज दिस रेशियो। तो अगर आप सेल ऑफ बॉन्ड्स पेएबल एट डिस्काउंट, हाँ ये आपको अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये अगर कहता है इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम ईयर 1 to 2 एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज, आपके CGS 6% हो तो ग्रास प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? तो जस्ट आप माइनस कर ले, 10 - 6 4 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल इन्वेंट्री मेथड, तो हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी कहा है, लाइफो फाइफो, तो सेल्स वैल्यू जो है ये कोई और है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट अपीयर्स इन बोथ द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, तो नेट इनकम आती है भाई, इनकम स्टेटमेंट में आप जानते हैं एंड पे आती है, और बैलेंस शीट में इक्विटी सेक्शन पे आई होती है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन, कहाँ गया इसका, बोथ द अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपका ट्रायल बैलेंस जो है ना वर्कशीट का, उस पे आता है। वर्कशीट आपको मैं दिखा ही दूँ, आप सैंपल ऑफ वर्कशीट, ये आप जनाब देख सकते हैं वर्कशीट का सैंपल। ये आप देखें, इसने दिया हुआ है आपको वर्कशीट का अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर आपका इनकम स्टेटमेंट, देन आपकी बैलेंस शीट आती है। तो ये आपकी वर्कशीट है, ठीक है। फिर कहता है व्हेन अ पार्टनरशिप इज लिक्विडेटेड, तो कहता है एनी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पार्टनरशिप एसेट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर अकाउंटिंग टू देयर रिलेटिव अकाउंट बैलेंस। फिर आता है इन प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ ट्रेडिंग कंपनी इन्वेस्टर विल बी लीस्ट कंसर्न, तो इक्विटी रेशियो के साथ, ठीक है, ये थोड़ा आपका एनालिटिकल है। रेवेन्यू इज मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स, जब आप करते हैं तो वो अप्रूवल थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अकाउंट इज यूज टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। CGS आप इन्वेंट्री देखते हैं, नेट सेल्स और परचेजेस को देखते हैं, ठीक है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ये होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ascertained by drawing up an income and expenditure account, तो ये सरप्लस या डेफिशिएंसी, ठीक आ जाती है। फिर ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड, तो जितने भी टेम्पोरेरी अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट है आप उनको क्लोज कर देते हैं। बॉन्ड होल्डर्स वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो में, ठीक है। अच्छा, ये किसी और का व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैंने फाइल पिक की है रैंडमली। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0343 0707 116, ठीक है। 0343 0707
7116 आपको मुकम्मल तैयारी करवाएंगे। अगर एक दफ़ा आप हमारा सेशन ज्वाइन कर लें तो जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड जॉब्स आएंगी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले मंथ्स में आप उसको विन कर सकते हैं। जस्ट वन टाइम प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ आपको, लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर हमारा कोर्स अडॉप्ट करें। ठीक है जनाब, मेरा भी कॉलेज का टाइम होने वाला है, कुछ तैयारी करनी है। तो फिर जो बाकी हैं अभी काफ़ी पेपर हैं, इनको फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।